हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 टायर 1 शिफ्ट 1 का प्रीवियस पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पार्ट को और उसे डिटेल में एनालाइज करेंगे। ये वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की रहेगी और इस वीडियो की एक सीरीज चलेगी जिसमें हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे इंग्लिश के, जिस तरीके से वोकैब पूछी जाती है, जिस तरीके से वहां पर ग्रामेटिकल स्टेटस आते हैं, जिस तरीके से आपका कॉम्प्रिहेंशन, बड़े बड़े स्टेंजाज आते हैं, उन्हें कैसे समझ रहे हैं। तो बात करेंगे हम एसएससी सीएचएसएल की। जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म भर चुके हैं और पेपर उनके आने वाले हैं तो जरूर तैयार रहिए, क्योंकि आपको अगर एसएससी सीएचएसएल को क्लियर करना है तो कम से कम 25 में से आउट ऑफ 23 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब जाके आप कोई उम्मीद कर सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत कर देते हैं यहीं से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस वीडियो को और डिटेल और आगे इसे ऐसे ही चलाता रहूं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है आपका क्लोज टेस्ट से पूछा गया है। देखिए, क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये चाहे एसएससी सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, ये सब जगह ही ऑलमोस्ट पूछा जाता है। अगर आपका कोई भी एसएससी एग्जाम है या बैंक के एग्जाम में भी बहुत ये क्लोज टेस्ट तो कहीं नहीं बचता, क्योंकि ये एक्चुअली रिलेटेड होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन से, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है किसी भी पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर खास करके। तो वहां पर आपसे यही पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज को कितना समझ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। बिग बैन इज द यूकेज मोस्ट आइकॉनिक सिंबल since 2017. The Elizabeth Tower and the bell inside have been renovation. यानी इसका मतलब ये है, जो बिग बैन इज द यूकेज मोस्ट आइकॉनिक सिंबल, यानी ये जो बिग बैन है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का एक आइकॉनिक सिंबल है। 2017 से जो एलिजाबेथ का टावर है और उसके अंदर जो बेल है, ये रेनोवेशन के अंदर चल रही है। अब रेनोवेशन के अंदर चल रही है तो ऑप्शन क्या ठीक होगा? जाहिर सी बात है, अंडरगो। ठीक है, और कोई सा ऑप्शन ठीक हो नहीं सकता। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज को खोदना, तो रेनोवे ये तो हो ही लिख नहीं सकते हम कि इनसाइड हैव बीन अंडरमाइनिंग रेनोवेशन, नहीं, इनसाइड हैव बीन अंडरगोइंग रेनोवेशन, यानी रेनोवेशन के अंदर। यानी ये 2017 से जो एलिजाबेथ टावर है और उसके अंदर जो बेल है वो रेनोवेशन के अंदर चल रही है। कब से चल रही है भाई? 2017 से। इसके अंदर कौन सा टेंस लग रहा है आपका? इसके अंदर ये कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस लग रहा है, सिंस आ रहा है इसमें, आपने देखा है। तो आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए फिर क्या कह रहे हैं, द स्ट्रक्चर इज 160 ईयर्स ओल्ड, यानी ये स्ट्रक्चर है हमारा कितना है? 160 साल पुराना है। एंड रेगुलर मेंटेनेंस, तो उसे किस चीज की जरूरत है? रेगुलर मेंटेनेंस। तो जरूरत के लिए नीड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब कौन सी नीड का इस्तेमाल होगा? आपके नीड्स का होगा, वो इज नीडिंग का होगा, इज नीडेड का होगा, या हैड नीडेड का होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बाद क्या लग रहा है? इज लग रहा है। अगर स्ट्रक्चर के बाद इज लग रहा है तो इसका मतलब आपकी बात जो हो रही है वो प्रेजेंट के अंदर हो रही है, और प्रेजेंट के अंदर जब बात होती है तो हम स्ट्रक्चर के साथ यानी उसके नीड के साथ क्या ये तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये पास्ट है। ठीक है, इज नीडेड ये भी गलत है, हैड नीडेड भी पास्ट है। तो यहां पर जो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा वो क्या होगा? नीड्स। यानी हम कह सकते हैं द स्ट्रक्चर नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, द स्ट्रक्चर नीड्स, यानी स्ट्रक्चर को जरूरत है कि उसका रेगुलर मेंटेनेंस होता रहे। आगे ऑप्शन आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आगे कह रहे हैं मेनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स। मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स है? तो देखिए ये सिंस और फॉर वाला चक्कर आ गया है। मैं आपको बताता हूँ, तो सिंस जो यूज होता है वो नेम ऑफ टाइम, यानी जब हम किसी टाइम का नाम ले रहे होते हैं, और फॉर जो यूज होता है वो नंबर ऑफ टाइम। तो नंबर ऑफ टाइम ही है मेनी ईयर्स, तो यहाँ पे आप फॉर लगा सकते हैं इसमें आराम से। फॉर मेनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग हैंड्स एंड नंबर्स, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद है आगे देखेंगे, हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स, हाँ, द क्लॉक ब्लैक, यानी टू द क्लॉक ब्लैक होगा, ऑफ द क्लॉक ब्लैक होगा, या एट द क्लॉक ब्लैक होगा, या फिर फॉर द क्लॉक ब्लैक होगा, क्या होगा ये देखना होगा आपको। तो अगर मैं आपको बात बताता हूं तो लिखा, देखिए साफ लिखा है, मेनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स, यानी बहुत सालों से जो लोग थे पेंटिंग कर रहे थे, किस चीज की? पेंटिंग ऑफ, पेंटिंग ऑफ, ये ध्यान है, पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स ऑफ द क्लॉक। ऑफ द क्लॉक किसी चीज से एसोसिएट हो रहा है ये,
ऑफ द क्लॉक, तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल ऑफ आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑफ द क्लॉक ब्लैक। बट लास्ट थर्सडे द वर्कर्स, आगे देखेंगे इसका, लास्ट थर्सडे द वर्कर्स क्या करा, इम्पार्टेड, इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड या कंसील्ड, क्या करा, द क्लॉक्स ओरिजिनल कलर। तो ओरिजिनल कलर मिला यानी उन्हें डिस्कवर हुआ, सीधी सी बात है। तो जब डिस्कवर हुआ तो हम ऑप्शन यहाँ पर आराम से लगा देंगे। इम्पार्टेड का मतलब होता है किसी चीज को देना, इन्वेंटेड का मतलब होता है कोई चीज आविष्कार नहीं हुआ, वो तो निकल कर आया। नहीं, आविष्कार और यानी इन्वेंशन और डिस्कवरी में यही तो फर्क होता है। इन्वेंशन एक नई चीज निकल कर आती है और डिस्कवरी जो छुपी हुई चीज होती है वो बाहर आ जाती है। तो उसका ओरिजिनल जो कलर था वो छुपा हुआ था, जो कि बाहर आ गया, जो कि पर्शियन ब्लू था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सी इसका सही होगा। आगे देखेंगे, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. आप देखेंगे ये जो अंडरलाइन हो रहा है या बोल्ड में जो है, इसमें क्या गलती है, अगर गलती है तो लगाओ, नहीं है तो भाई कोई नो इंप्रूवमेंट होगा। तो यहां लिखा, ओ व्हाट अ लवली नेकलेस, यू नीड नो बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। ये इसका मतलब कहना है वाह कितना अच्छा है, लेकिन ये तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए, इतना महंगा नहीं खरीदना चाहिए था। तो नहीं खरीदना चाहिए था का ये हम हमेशा यूज करते हैं क्या, नीड इन हैव बॉट। देखिए पास्ट में आए तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं आपसे बोलूंगा आपको कल वहां नहीं जाना चाहिए था, आपको खाना वहां नहीं खाना चाहिए था, आपको वहां पर बैठकर थूकना नहीं चाहिए था, या आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं थी, या आपको ये काम करने की जरूरत नहीं थी। तो वहां पर आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नीड, पास्ट में ये काम करने की जरूरत नहीं थी या आपको थी, नीड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नीड एंड हैव बॉट ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका, यानी इसका मतलब ये है, ओ व्हाट अ लवली नेकलेस, बहुत अच्छा नेकलेस है, बट तुम्हें ये खरीदने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एक बहुत महंगा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा मीनिंग होना। तो एग्जॉटिक का मतलब बेसिकली फॉर, आपका जो एलियन कह सकते हैं या फॉरनर कह सकते हैं, फॉरेन टेस्ट, ठीक है, जो फॉरेन कह सकते हैं इसे, यानी जो बाहर का, जो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल हो आपके लिए। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एलियन तो इसका सिनोनिम है, तो ये नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी इसका सही आंसर होगा। एग्जॉटिक यानी अजीब, ऑर्डिनरी यानी साधारण, या एग्जॉटिक कह सकते हैं असाधारण या नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, कलरफुल नहीं है और ये फिर क्यूरियस भी नहीं होगा। आगे देखेंगे, आई विजिटेड माई फ्रेंड, इसमें ग्रामेटिकल एरर देखनी है आपको, पहले सवाल पढ़ लेना, ग्रामेटिकल एरर देखनी है। आई विजिटेड माई फ्रेंड टू whom I made an appointment। इस बात को ध्यान रखें कि किस सेगमेंट के अंदर ग्रामेटिकल एरर है। अगर मैं ये वाला पढ़ता हूं, ये देखिए, आई विजिटेड माई फ्रेंड, इसमें कोई गलती नहीं है, इसे ऐसे ही बोला जाता है। आई हैड मेड, इसमें भी कोई गलती नहीं है। एन अपॉइंटमेंट, इसमें भी कोई गलती नहीं। अगर जो गलती हो सकती है वो सी में होगी, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसमें गलती क्या है ये देखेंगे, इसमें टू लगने की कोई जरूरत नहीं थी, खाली whom से काम चलता, यानी ये आपका सेंटेंस ऐसे बनता, आई विजिटेड माई फ्रेंड whom आई मेड एन अपॉइंटमेंट, यानी मैं अपने उस दोस्त से मिला जिससे मैंने मिलने की अपॉइंटमेंट ली थी। तो सही आंसर आपका सी होगा। चलेंगे आगे, आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पूरी ड्यूरिंग साइक्लोन फैनी, यानी मैं ये आशा करता हूं कि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है जैसा कि पूरी में हुआ, ऐसा कभी ना हो, ये मैं आशा करता हूं। तो सेम एज होगा या फिर सच एज, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो लिखा है ना सो, ये तो गलत है, गलत तो है, नो सो एक्सपीरियंस एज, सो एज नहीं होगा, बल्कि जो बनेगा सच एज, यानी आई होप नेवर टू हैव अनदर सच एक्सपीरियंस। सच एक्सपीरियंस यानी कुछ ऐस प्रकार का, जो इस प्रकार का जो आपका प्रीवियस में कुछ हुआ हो आपके साथ। सच थिंग्स यानी ऐसी चीजें, सच पीपल ऐसे लोग, सच जब भी सच आता है तो इसका मतलब आप उस चीज को जानते हो, वो आपके लिए नोन है। तो ये एक्सपीरियंस जो हुआ उसे पूरी के अंदर, वो उसके लिए नोन है, तो सच इस्तेमाल होगा यहाँ पर, और सही ऑप्शन आपका बी होगा। सेम एज, सेम एक्सपीरियंस एज, सेम एज तो यूज होता है लेकिन सेम एक्सपीरियंस एज यूज नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा शी इज सेम एज यू, मतलब वो ऐसी है जैसे कि तुम हो, तो सेम एज एक साथ यूज होता है।
लेकिन सच एज अगर मैं बात कहूं तो सच के अंदर कोई बीच में चीज आएगी, फिर उसके साथ जो कंजंक्शन होगा वो एज लगेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम। पीपल विल यानी लोगों की इच्छा और उनका डिटर्मिनेशन कैन हेल्प, उनकी हेल्प कर सकता है किस चीज में, ओवर वैल्यू मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ओवर डू मोस्ट ऑफ द चैलेंज, या फिर ओवरव्यू या फिर ओवरकम। देखिए ओवर वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा आंकना, तो ज्यादा आंकने का मतलब यहां मीनिंग बनी नहीं रहा है। ओवर डू का मतलब है कोई चीज ज्यादा कर देना, ओवर क्यू का मतलब होता है किसी चीज का निरीक्षण करना, ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज पर काबू पा लेना। तो ये बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा। ये क्या कह रहा है, पीपल्स विल डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम ओवरकम मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस, तो चैलेंजेस को काबू में करना, ये चैलेंजेस को जीतना, ओवरकम यानी जीतना होता है, तो सही ऑप्शन आपका ओवरकम होगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, वन हु डज नॉट टायर इजिली। वन हु डज नॉट टायर इजिली, जो थकता नहीं है आसानी से, उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए उसे हम बोलते हैं इनडेफिटिगेबल। फैटिग होता है थकना, ठीक है, थकना, फैटिग मतलब फिटिग, फिटिग आपने वर्ड सुना होगा थकावट, तो थकावट जो ना थके, इनडेफिटिगेबल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये एक और होता है इनफॉलिबल, का मतलब होता है जिससे कोई मिस्टेक ना हो, इनफॉलिबल जो मिस्टेक ना करे उसे हम इनफॉलिबल। इन्वेंटिव इनएविटेबल का होता है अनअवॉइडेबल, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, यानी जिससे हम बच नहीं सकते, जैसे हम कह सकते हैं मौत जो है इनएविटेबल है, यानी मौत से बचा नहीं जा सकता, होनी है, सर्टेन है, ठीक है। इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है कोई चीज ऐसी लिखी हुई जो छूट नहीं सकती, कोई ऐसा मार्क्स जो छूट नहीं सकता, ठीक है, यानी आपने कोई ऐसा दाग लगा दिया जो छूट नहीं सकता, कोई ऐसा मार्क्स लगा दिया जो छूट नहीं सकता, उसे हम इंडेलिबल बोलते हैं। तो यहां सही ऑप्शन आपका यही होगा। इसके बाद देखेंगे द पब्लिक, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर देखनी है ध्यान से। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी हैज प्रपोज, यही गलती हो गई, हैज के साथ, जब भी देखिए हैज होगा और इसके साथ वर्ब होगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें एरर है बी में, द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड, इसका सही आंसर होगा। तो इसे हम ये, इसमें ईडी लगनी थी, तो ये इसके अंदर गलती थी और हमने गलती को पकड़ लिया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च। देखिए ग्रुप जो होता, सिंगर के ग्रुप को हम क्वायर बोलते हैं, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। और होस्ट यानी जो मेजबान होता है, यानी मेहमान नवाजी करता है, ट्रुप होता है जो डांसर के ग्रुप को हम ट्रुप बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद सिलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड बेरी, बेरी मतलब जैसे रेसबेरी, ठीक है, रसबेरी होता है, कोई भी फल छोटा सा जो हो, गोल छोटा फल, उसे हम बेरी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो बेरी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, बैरन यानी बंजर, ये भी सही है। बैरल, देखिए बैरियर भी ठीक है, तो यही ऑप्शन गलत होगा, यानी मतलब एक्चुअली हम कह सकते हैं ये रॉन्गली स्पेल्ड है। तो बैरल एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, और बैरल का मतलब है कोई सिलेंड्रिकल शेप, यानी बेलन के शेप का जैसा होता है उसे बैरल बोलते हैं। इसमें ई नहीं आता बल्कि ए आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद है आपका, हाँ ये देखिए जंबल का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इजी, यानी एसएससी सीएचएसएल में इतना इजी जंबल पूछा जाता है कि आप इसे बिना कुछ जाने और पहचाने आराम से कर देंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में ये देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन देखिए बी सी डी है, और देखिए बी यहां पर भी है और बी इस ऑप्शन में भी है, तो हम कह सकते हैं जो पहला सेंटेंस होगा इस जंबल में से वो बी ही हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी बी की है। तो अब हम बी को देखेंगे, बी क्या है। बी में लिखा है नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, यानी सारे ही जो कैदी होते हैं वो ये नहीं कि बहुत खतरनाक मुजरिम होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं। बी के बाद देखिए इस ऑप्शन में क्या है, बी के बाद डी है, देयरफॉर लर्निंग अ ट्रेड वुड हेल्प देम री इन टारगेट विद सोसाइटी। तो ये बी के साथ डी मिल नहीं रहा, यानी इसके साथ ये कॉम्बिनेशन इसका मिल ही नहीं रहा है, तो बी के साथ ए का देखेंगे, नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल, हाँ मोस्ट ऑफ देम, देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, क्योंकि प्रिजनर्स की बात हुई और मोस्ट ऑफ देम फिर उनकी दोबारा बात हुई, तो इनका कनेक्शन आपस में बन रहा है, तो बी और ए का कनेक्शन बन रहा है। अब आप देख रहे हैं बी और ए के बाद कोई ऑप्शन और दूसरा है ही नहीं, तो हम ऑप्शन डी लगा देंगे और बिल्कुल सही आंसर होगा, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक थी जिससे हमने कर दिया। तो अगर आप सारा भी पढ़ना चाहोगे तब भी ठीक होगा, नॉट ऑल
तो आप देखेंगे नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्क्यूमस्टेंसेस। फिर सी पढ़ेंगे, सो दे डिजर्व अ चांस टू rehabilitate themselves, और फिर therefore learning a trade would help them reintegrate with society। तो ये चारों देखो, आप अगर डी पढ़ेंगे तो बिल्कुल सूटेबल माना जाएगा। आगे देखेंगे, टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक, ये टू एयर ये आपका एडियम है, लिनन की जगह या क्लोथ भी आ जाता है कभी कभी। टू एयर डर्टी क्लोथ इन पब्लिक, इसका मतलब है अपने गंदे कपड़े पब्लिक में सुखाना। इसका मतलब लिटरली तो यह है, लेकिन इसका एडियम का मतलब समझेंगे, यानी अपनी प्राइवेट बातें पब्लिकली अफेयर कर, मतलब पब्लिश कर देना। यानी अपने जो प्राइवेट अफेयर्स होते हैं, प्राइवेट डिस्कशंस होते हैं, प्राइवेट बातें होती हैं, उसे आप पब्लिक में जब करने लगो, जो कि बहुत ही बुरी चीज है, वो जब आप डिस्कस करने लगो तो हम कहते हैं टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। ये इस वर्ड को क्लोथ में भी आ जाता है, कभी कभी क्लोथ वर्ड भी यूज हो जाता है यहाँ पे, कि टू एयर डर्टी क्लोथ इज इन पब्लिक, यानी अपने गंदे कपड़े सुखाना पब्लिक में। तो इसका ऑप्शन सही ए होगा। चलिए आगे, थ्रो इन द टॉवल, किसी चीज को टॉवल के अंदर डाल देना, यानी इसका मतलब होता है एडमिट डिफीट, यानी अपनी हार मान लेना। थ्रो इन द टॉवल, कोई चीज टॉवल पे डाल देना। तो आपने बेसिकली अगर आप डाल के देखो हो तो कभी भी कोई भी ऐसी चीज, जब आप किसी चीज हार मान जाते हो तो ऐसा करते हो, कभी कभी क्या करते हो, थ्रो इन द टॉवल, यानी कोई चीज टॉवल के अंदर डाल दी, यानी आप अपने डिफीट मान ली, यानी आप उसे आप करना नहीं चाहते, आप उसे ठंडे बक्से में डालना चाहते, कहते हैं ना ठंडे बक्से में डालना किसी चीज को, अपनी हार मान लेना। ठीक, तो आगे देखेंगे, इसके बाद दोबारा देखिए, दोबारा जंबल आ गया, फिर मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखेंगे ऑप्शन में, पहला ऑप्शन दोबारा कहाँ आ रहा है, देखो बी इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है, बाकी इसमें सी है, बाकी इसमें है, तो एक ऑप्शन बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब पहला सेंटेंस वही होगा, तो पहला सेंटेंस बी ही होगा। तो बी पढ़ेंगे पहले, एम्परर अकबर वॉज इन दी हैबिट ऑफ पुटिंग रिडल्स एंड पजल्स टू हिज कोर्टियर्स, जो एम्परर अकबर था वो इसी बात में रहता था कि लोगों को फंसाए अपनी पजल्स में और रिडल्स के अंदर, अपने कोर्टियर्स जो होते हैं, जैसे कि बीरबल था, तो उसे उसमें फंसाने का उसको आदत थी। बी के बाद अब देखिए, ये भी है और ये भी है, बी के बाद इसमें भी ए है और बी के बाद इसमें भी ए है, तो ए इसके साथ बिल्कुल सही रहेगा। ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस व्हिच वर स्ट्रेंज एंड विटी, वो ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता था जो बल्कि बहुत अजीब और गरीब होते थे, कह सकते हैं आप, अजीब और गरीब क्वेश्चन वो पूछता था। इसके बाद देखिए, यहां इसके बाद डी है और यहां इसके बाद सी है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या है, ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस व्हिच वर स्ट्रेंज एंड विटी, इट टुक मच विजडम टू आंसर दीज क्वेश्चंस, once he asked a strange question that confused everyone। तो इसका मतलब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात चल रही है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन जो लग रहा है ना, वो मैं अगर कहूँ तो ये ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि बी के बाद ए है और ए के बाद डी होना चाहिए। क्यों डी, ए के बाद डी क्यों होना चाहिए, ए के बाद सी क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले की बात करें, ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस व्हिच वर स्ट्रेंज एंड विटी, अभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस चल रहा है। इट टुक मच विजडम टू आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी ये इन क्वेश्चंस को आंसर देने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था। फिर उसने एक नई बात बताई, क्या, वंस ही आस्क्ड अ स्ट्रेंज क्वेश्चन दैट कंफ्यूज्ड एवरीवन, एक बार उसने बहुत अजीब क्वेश्चन पूछा जो हर किसी को कंफ्यूज कर दिया। तो सी सबसे लास्ट में आना चाहिए। अब अगर हम सी को पहले लाएं इस ऑप्शन के हिसाब से और डी को बाद में लाएं तो गड़बड़ हो जाएगी। ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस व्हिच वर स्ट्रेंज एंड विटी, वंस ही आस्क्ड अ स्ट्रेंज क्वेश्चन दैट कंफ्यूज्ड एवरीवन, इट टुक मच विजडम। अब ये इट किसके लिए यूज हो रहा है ये पता नहीं लगेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात होगी, फिर ये वाला सी ऑप्शन लास्ट में आएगा, तो ध्यान देना इस बात पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल। हाँ, फिर तो आपको फिल करना है इसे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन अन फैमिली ही चूज टू फाइट ऑल ऑड्स एंड इमर्ज एज नोटेबल स्टेटमेंट्स। सीधी सी बात है, कैसा इम्प्रोवर्शिट, यानी जो पोवर्टी में जी रहा, यानी पुअर फैमिली में होने के बाद भी वो आप सारी चीजों से लड़कर एक नोटेबल स्टेटमेंट बन गया है, यानी सारी परेशानियों को झेल कर, जबकि पुअर फैमिली से था, इसके बावजूद भी वो एक नोटेबल स्टेटमेंट बन गया है। अब आप देखेंगे इम्प्रूव, ये जो इम्प्रोवर्स्ड होता है, यानी जो बहुत ही पुअर से भी प्योर, रिड्यूस टू पुअर मतलब होता है इसका, तो ये होता है। इम्पेकेबल है, इमैक्यूलेट है, इम्पेकेबल का मतलब होता है निर्दोष, इनोसेंट, ध्यान रखना।
निर्दोष आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इमैक्युलेट का मतलब होता है बेदाग, जिस पर कोई दाग ना हो, बेदाग, ये भी ध्यान रखने का, इमैक्युलेट। इंटेलिजेंट का आपको पता ही है, ये सब जानते हैं। इम्प्रोवाइज का मैंने बता दिया, बहुत ही गरीब, रिड्यूस टू पुअर्टी, यानी पुअर्टी में भी और पुअर, देखेंगे आगे। हिंड, हिंड क्या होता है? हिंड होता है किसी चीज की बैक, और बेसिकली किसी बॉडी, अगर हम बात करें, यानी कोई बॉडी है, अगर बॉडी की बैक, यानी किसी गाय की बैक, किसी भैंस की, आपकी खुद की बैक, वो हिंड कहलाता है। अब हिंड का जो सिनोनिम पूछा है, नियर तो पास होता है, ये नहीं हो सकता। रेयर, रेयर रेयर रेयर, बिल्कुल ठीक, रेयर सही आंसर है। क्योंकि अगर हम बात कर, रेयर कैमरा तो सुना ही होगा, रेयर कैमरा बैक कैमरा ही तो होता है ना, और हिंड का मतलब भी बैक है, यानी किसी बैक को बोलते हैं हम हिंड, ठीक है। तो रेयर भी मतलब रेयर कैमरा होता है, वो भी बैक में होता है। फर्स्ट यानी पहला, तो ये नहीं हो सकता। फ्रंट, सामने, नहीं सामने को फ्रंट कैमरा होता है ना, तो हिंड का मतलब बैक होता है और रेयर का मतलब भी बैक होता है, इसका सिनोनिम यही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इन्यूएंडो। इन्यूएंडो का सिनोनिम है, इन्यूएंडो का मतलब होता है सबसे पहले किसी चीज को ताना मारना, यानी सरकास्टिक रिमार्क्स देना, ठीक है। कुछ अब्यूजिव तो नहीं, खैर अब्यूजिव, डेरोगेटरी वर्ड बोलना। इसका सिनोनिम होगा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इसका कोई ऐसी बात कहना जो कि थोड़ी सार्केस्टिक हो, सार्केस्टिक यानी ताने भरी हो, इम्प्लीकेशन उसे बोलते हैं। एविडेंस नहीं हो सकता, एविडेंस होता है सबूत, वेरिफिकेशन जांचना, प्रूफ भी सबूत को कहते हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकते हैं। इन एंडो का मतलब होता है ताना मारना, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपने देखिए सवाल जो पूछा है, मिसेस गुप्ता सेड टू मी, ये आपका क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजी है, कोई इसमें ज्यादा भारी नहीं है कुछ भी। वाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सम, तो आप देखिए ये सवाल क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो सेड टू की जगह तो आस्क आ जाएगा, ठीक है। वाई आर, देखो ये प्रेजेंट में है ना, तो इसे पास्ट में कर देंगे, और वाई, वाई के बाद जो होगा दीज आएगा, ये ध्यान रखेंगे, वाई के बाद दीज आएगा और दीज का हो जाएगा वर। अब देख लीजिए, आस्क, आस्क कहाँ पे, यहाँ ये आस्क, दीज, दीज का दोज हो जाएगा, ये तो खैर हमने पढ़ा ही है, वो तो कोई बात नहीं है। वाई दोज बॉयज वर, ये देखिए वर भी आ गया, दोज दीज भी आ गया और आस्क भी आ गया, ऑप्शन बी ठीक होगा बिल्कुल, ठीक है। चलेंगे आगे। रॉन्गली स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड का देखिए वही है, आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, जितना आप प्रोनाउंस अच्छा करेंगे उतना ही स्पेलिंग भी सीख करेंगे। अश्योरेंस होता है, अश्योरेंस, अश्योरेबल ठीक है, अश्योर ठीक है, शॉर्टली ठीक है, यही रॉन्गली स्पेल्ड है, तो यही सही आंसर होगा। अश्योरेंस में अगर आप देखेंगे, अश्योरेंस में ए आता है, ई नहीं आता है, ये ए है, यहां पे इन्होंने ई लगा रखा है, तो यही गलती है। इसके बाद है आपका, हाँ, सक्सिंक्ट। अब सक्सिंक्ट बोलते हैं किसी चीज का संक्षिप्त, यानी ब्रीफ, ब्रीफ में कोई बात कहना, ठीक है, यानी संक्षिप्त। पिथी का मतलब भी यही होता है, सिनोनिम है ये भी। टर्स का मतलब भी यही होता है। लेंदी इसका सही आंसर होगा, और कर्ट का मतलब भी वही होता है, ब्रीफ ही होता है, यानी कर्ट में, यानी छोटी बात। पिथी भी होता है छोटा कहना, टर्स भी होता है छोटी बात कहना, ठीक है, यानी सारे इंपॉर्टेंट छोटी बात में कह देना। लेंदी यानी लंबा, तो अगर हम सक्निंग की बात करें, वो ब्रीफ होता है, छोटा होता है, और लेंदी यानी लंबा, इसका एंटोनिम लेंदी होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, द गार्डनर हैज मूव्ड द लॉन, गार्डनर ने, यानी जो माली होता है, वो लॉन को मूव कर दिया है, तो इसका पैसिव, तो ये देखिए पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट लॉन है, द लॉन को उठाइए, हैज है तो हैज बीन हो जाएगा, तो द लॉन हैज बीन कहां पर है, तो द लॉन हैज बीन इस ऑप्शन में है, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो यही ऑप्शन आपका ठीक होगा बिल्कुल। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और करने हैं, ठीक है, लिख के जरूर बताइएगा। खास करके जो एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स हैं एसएससी के, जो एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, तो वो जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आपको और वीडियो मिल जाएंगी, इसी तरीके से डिस्कशन चलता रहेगा आपका हमारे साथ, और इसी तरीके से आप क्वेश्चंस मुझसे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, और आपको वीडियो और चाहिए तो और भी बता दीजिएगा, और भी वीडियो तैयार
हो जाएंगी। चलिए शुरुआत, चलिए आज इसके लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।